जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में आज मैं बात करने वाला हूं इस पर्स की। इस पर्स से रहना सावधान। यदि आप माइग्रेट हो गए हैं तो क्या आपके पास रेफरेंस आईडी है? क्या आपके पास पासवर्ड है? क्या आपने अपना डाटा चेक किया है? हाँ जी। किस तरह समस्या आती है, उसका निवारण क्या है? सैनिक हेल्पलाइन का नंबर दूंगा और आप अपना डाटा चेक कर सकते हो। आपका पूरा हक है कि आप उसको रेफरेंस आईडी और पासवर्ड आपकी जेब में होना चाहिए हमेशा, नहीं आपके साथ हो सकता है धोखा। और दूसरी बड़ी बात करूंगा दोस्तों, जबरदस्त फैसला, जवानों की वीरता पर करोड़ों रुपए की सौगात। लेटर दिखाऊंगा कि हाँ जी दोस्तों, कितना बड़ा मार्जिन, कितना बड़ा ऐलान हुआ। और दोस्तों, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बैकफुट पर है। हाई कोर्ट ने लताड़ा मांगा जवाब कि जवानों के साथ न्याय करो। अगली तारीख है कब? खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले एक वीडियो जहां हमारे सैनिक ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप समझ सकते हो किसी को कहीं भी चोट लग सकती है। क्या ये जाबाजी नहीं है? क्या ये ट्रेनिंग असाधारण है? क्या ट्रेनिंग ये साधारण है? ये आप देख सकते हो। और बात कहते हैं कि सेना के जवान को डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी या सेना के जवान को एमएसपी क्यों मिलती है, आप देखिए इस वीडियो को। तो चलो बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, क्लियर कट आराम से सुनना है। आप इस पर्स में माइग्रेट हो गए हैं, आपके पास क्या रेफरेंस आईडी और पासवर्ड है? क्या आपने अपने रेफरेंस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके देखा कि आपकी फैमिली डिटेल क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल क्या है, आपकी पेंशन डिटेल क्या है, आपका आधार कार्ड का नाम वगैरह वाइफ का सही है, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सही है, आप बच्चों के नाम सही है, उनके आधार कार्ड सही है, उनके पैन कार्ड सही है? नहीं देखा है। यदि आप इस पर्स में माइग्रेट हो गए हैं, आपने लाइफ सर्टिफिकेट, पीपीओ नंबर है सिर्फ आपके पास पीपीओ नंबर है, तो आप रेफरेंस आईडी और पासवर्ड कैसे मांगेंगे? आपको पीसीडी इस तरीके से नहीं देगा। आप उसको लॉगिन कराइए किसी साइबर कैफे पे जाके, या मैं एक नंबर ये सैनिक हेल्पलाइन इस लड़के का दे रहा हूं। यदि आपको लगता है इससे कराना है तो इससे कराइए। एक दो बार ओटीपी आएगा, घबराना नहीं, उससे बात कर लेना। आधार कार्ड का वैलिडेशन होगा और आपको पक्का एक रेफरेंस आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप अपना लॉगिन करिए और अपना पूरा डाटा चेक करिए, सब चीजें चेक करिए, बैंक डिटेल चेक करिए, फैमिली डिटेल चेक करिए, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। आप समझ सकते हो कि एक मैं ऑडियो आपके सामने जाहिर कर सकता। कब डेथ हुई थी? जनवरी 19 को सर। जनवरी 19 के बाद आपने डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारे लगा दिए थे? सब कुछ दिया सर। अभी मैंने ओके एक मिनट बैंक पासबुक वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? कोई दिक्कत नहीं थी। मिसी का सिंगल अकाउंट खुला लिया सर हमने। सिंगल क्यों? जॉइंट अकाउंट नहीं था पहले? हाँ जॉइंट अकाउंट था, उस पर भी बैंक ने हमारा बोला सिंगल अकाउंट चाहिए पहले ना, मिसी का होना चाहिए। वो भी खुलाया हमने, उसी को सिंगल कर दिया। मैनेजर बहुत अच्छा था। नहीं वो तो सही है। कौन सा एसबीआई बैंक है? एसबीआई सर। नहीं तो फिर उनको, आप इस वर्ष में माइग्रेट हो गए हो, उनका कोई पुराना पैसा पड़ा होगा, वो उसने ब्लॉक कर दिया होगा कि हम ये नहीं देंगे, ऊपर से क्लियरेंस नहीं आया हुआ। बैंक कितना बोल सकती है ना? वो भी सर्कुलर 228 में सीधा सीधा लिखा है कि आप पेंशन किसी की बंद नहीं कर सकते। इस पर्स ने दिया है। जो हमसे बार मांग कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जनवरी में एक फैमिली है, उनके हस्बैंड एक्सपायर्ड करेगा, एक फौजी, और उसकी वाइफ को पेंशन नहीं मिल पा रही। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने हो गए, जबकि सारा डाटा क्लियर है। बैंक उसको चक्कर कटा रही कि जॉइंट अकाउंट से अभी सिंगल अकाउंट कराओ। नहीं, हमने बोला उसको बताना, और उसके सारे पेपर सही हैं। सोल्जर बोर्ड में जा रहा है, पीसीडीए में बात कर रहे हैं, बोले प्रोसेस में है। आप समझ सकते हो, हम जब बंदा जिंदा रहता है तो वो बाहर से भी कहीं उधार लेके आएगा या उसकी पेंशन आएगी, 2 रुपए कमाएगा भी। और जब एक बार बंदा चला गया तो उस वाइफ के ऊपर कितना बर्डन होता है, आप इस ऑडियो को सुनकर समझ जाओगे कि कितनी तकलीफ होती। इसीलिए हमारा अपना अब दायित्व बनता भाई, जब तक जीवन है ना, तो कम से कम अपने बच्चों की आज परवाह, तो ऐसा ना हो कि वो भटके या झटके खाएं। और आप पूरा एक ये सिस्टम है जो हमने आपके साथ बताया कि आप इसको जरूर फॉलो करें। एक बार सारे डॉक्यूमेंट चेक करें, जैसे कि बैंक में के डॉक्यूमेंट हैं, आपके पीपीओ है, डिस्चार्ज बुक है, सब में नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, सारी चीज परफेक्ट है, तो आप लड़ सकते हो। नहीं, इन्हीं के चक्कर में आपको ये बहुत चक्कर कटाएंगे, क्योंकि इस पर्स ने पल्ला झाड़ लिया है। वो रिकॉर्ड की तरफ आपका मुंह कर देगा, ना ही कोई नंबर सॉलिड है, ना ही कोई आपकी बात सुनेगा, ना ही कोई डिसीजन देगा। उनके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई परेशानी नहीं। वो अपने रोजमर्रा की नौकरी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो आपने, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि आपकी कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हो, यदि आपकी इच्छा है तो। मैं आपको इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपके सामने शेयर किया, मैंने ये बात क्यों शेयर कर रहा हूं
कि किसी को अभी तक सेना मेडल के 50,000 रुपए मिल रहे थे और उसको 25 लाख कर दिए। तो आपको खुशी होगी कि हमारे भारतीय सेना के जवान आरआर में रहते हैं, बहुत सारा इलाका, और मेरे इलाके का ही बंदे हैं 3, उनको सेना मेडल मिला है आसपास। लेकिन उनको विडंबना ये है कि ये ऑर्डर आने से 2-3 महीने पहले मिला है और उनको 50,000 मिला है, लेकिन अभी घोषणा कितने की हुई है? 25 लाख की। यदि आप परमवीर चक्र हैं 1 करोड़, यदि आप अशोक चक्र हैं 1 करोड़, यदि महावीर चक्र हैं 75 लाख, कीर्ति चक्र हैं 75 लाख, वीर चक्र मिलता है 50 लाख, शौर्य चक्र हैं 50 लाख, सेना, नौसेना, वायुसेना, सेना मेडल, कोई भी गैलेंट्री अवार्ड मिलता है 25 लाख, मेंशन इन डिस्पैच 25 लाख रुपए। जबरदस्त फैसला है और यह मध्य प्रदेश शासन का सामान्य प्रशासन विभाग, इन्होंने फौजियों के ऊपर मेहरबानी की। राज्यपाल महोदय का लाख लाख धन्यवाद। 30 मार्च 2023 से यह लागू है, इसका नोटिफिकेशन निकल गया। शासन के समस्त विभागाध्यक्ष और संभायुक्त समस्त कलेक्टर को मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली नगद अनुदान एवं भूमि के बदले दी जाने वाली राशि में वृद्धि बाबत राज्य शासन शौर्य परतोष प्राप्तकर्ताओं को नगद अनुदान तथा भूमि के एवज में दी जाने वाली नगद राशि के संबंध में इस विभाग ने ज्ञापन नंबर ये पुराना 2011 को निरस्त करते हुए नई राशि दी है। शौर्य अलंकरण श्रृंखला युद्ध सेवा मेडल श्रृंखला के अंतर्गत किसी भी मेडल प्राप्तकर्ता सैनिक को भूमि का आवंटन अब नहीं किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे। उपरोक्त दर्शाए सभी अनुदान इस आदेश जारी होने की तिथि के पश्चात के शौर्य अलंकरण के लिए लागू होता है। आप देख सकते हो कितनी जबरदस्त पहल है, कितना अच्छा लगता है। हाँ जी दोस्तों, हम इसका करते हैं स्वागत। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि एमओडी बैकफुट पर है, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। अगली तारीख है कब? हाँ जी दोस्तों, जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। एमओडी से जब हाई कोर्ट ने सवाल पूछा गया कि आपने 1.5 लाख बच्चों के जो पिटीशन है वो आपने संसदताओं को 2 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा है कि आखिर आपने अग्निपथ योजना लागू की, लेकिन इनका जो ज्वाइनिंग लेटर था, इनका जो प्रोसेस था वो क्यों रोका? इनका प्रोसेस पूरा कर सकते थे, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एमओडी के पास कोई जवाब नहीं है। और ये पिटीशन अगली तारीख 27 मई को सरकार से एमओडी से जवाब मांगा कि किन कारणों से अग्निवीर लागू की गई और किन कारणों से इनको आपने, जिनका ज्वाइनिंग लेटर है उनको किसी। और इसकी पिटीशन आप कर्नल रोहित चौधरी साहब को सुन सकते हो वीडियो कि ये 1.5 लाख जवानों के जो भविष्य है उसके साथ सरकार को खिलवाड़ के ऊपर उन्होंने लताड़ लगाई और मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हम चाहते हैं इन बच्चों को न्याय मिले, क्योंकि ये बच्चों का बिल्कुल ड्रीम था और वो डिजर्व कर रहे थे, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद साथियों, आज दिल्ली हाई कोर्ट में जो 1.5 लाख बच्चे आर्मी और एयरफोर्स में सिलेक्ट हो चुके थे, उनके लिए हमने पिटीशन लगाई थी कि उनको ज्वाइनिंग दी जाए। आज ये कोर्ट नंबर 4 में लिस्टेड था और हमारी तरफ से इन 1.5 लाख बच्चों की तरफ से सलमान खुर्शीद जी सीनियर लॉयर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हरीश वैद्यनाथन शंकर जी ने रिप्रेजेंट किया और उनके साथ कुछ सर्विस ऑफिसर्स की टीम थी। तो इसके अंदर ये डिस्कशन हुई। हमारे ऑनरेबल वकील सलमान खुर्शीद जी ने आर्ग्यू किया कि ये पिक एंड चूज़ का मामला है, बच्चों को सिलेक्शन कर लिया गया और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं किया, क्योंकि जो एयरफोर्स के अंदर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ गई थी, उसके बाद भी नहीं किया। ये पिक एंड चूज़ का मामला है। कुछ नोटिफिकेशंस को कुछ ट्रेड्स को ले लिया गया, कुछ को छोड़ दिया गया। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट्स जो कि अग्निपथ स्कीम के बाहर थे, इस दायरे से बाहर थे, तो 2,500 से ज़्यादा वो भी बच्चे थे जिनके नोटिफिकेशंस को कैंसिल कर दिया अग्निपथ स्कीम आने के वक्त। तो इसके ऊपर कोर्ट ने बड़ा अच्छा संज्ञान लिया, उन्होंने बड़े पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ को लिया और सुना, और उन्होंने सवाल किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि पुराने जो जजमेंट थी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। उसके अंदर एज रिलैक्सेशन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं थी, पिक एंड चूज़ के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं थी। वो मोटे तौर पे अग्निपथ स्कीम के खिलाफ था। हमने यहाँ पे अग्निपथ स्कीम को ना चैलेंज करते हुए इन 1.5 लाख बच्चों की पिटीशन के बारे में बातचीत की। तो बड़े अच्छी जिराए हुई हमारी तरफ से भी, और सरकार ने बैकफुट पे आते हुए, डिफेंड करते हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नोटिस ना दिया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम ये
अगले 2 हफ्ते के अंदर एक चार्ट बना के लाएंगे कि क्या हम अभी तक हुआ है, क्या पिटीशंस आई थी, किसने क्या क्या फाइल किया और क्या प्रेयर्स थी और क्या उसके ऊपर फैसले हुए। तो उन्होंने बैकफुट पे आते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्निपथ स्कीम पे पूरी तरह से बैकफुट पे है और उनके पास कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि वो ये प्रूव कर सके कि इन 1.5 लाख बच्चों को जॉब क्यों नहीं दी गई, इनके सपने को क्यों तोड़ा गया। तो इसलिए अब ये अगली जो डेट तय हुई है वो 27 मई की है और 27 मई के दिन फिर दोबारा से सरकार को कहा गया है कि आप अपना एक चार्ट बना के लेके आइए, आप बताइए कि इन लोगों के साथ जो गलत हुआ है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है और क्या संज्ञान लिया जा सकता है। तो आज बड़ा ही अच्छा विनय हुई हमारे ऑनरेबल लॉयर सलमान खुर्शीद जी द्वारा और धन्यवाद करते हैं उनसे। आशा करते हैं कि हमारे इस 1.5 लाख बच्चों को जस्टिस मिलेगा। हमें न्यायपालिका पे पूरा का पूरा भरोसा है। तो मैं सर्कुलर उसने सर उसी प्लीज सर जिस दिन डॉक्यूमेंट दिए थे सर उसने उसी दिन लॉक कर दिया, उसका खाता ही पेंशन आ रही है इस वर्ष से। अच्छा, पेंशन आ रही है? हाँ, उसने बंद कर दिए बैंक ने। नहीं तो बैंक को अब क्या चाहिए? बैंक इस पर से रिलीज कर रही, बैंक को इस पर से कोई लेना देना नहीं, गलत बैंक कर रही है फिर आप। अच्छा, आप एसबीआई है ना सर, मैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद साहब का एक नंबर दूंगा जो इसको डील करते हैं, आप उनसे एक बार बात करना। बोला कैप्टन भदौरिया साहब ने नंबर दिया, सर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, एसबीआई ने मेरी पेंशन रोक रखी है। ठीक है? हाँ जी। और कल अपना ये ना 8800074759 किसका? जनरल साहब का। नहीं, मैंने एक बार वीडियो में दिया था, उसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ, तो वो नंबर है। बाकी मैं अभी देख लेता हूँ, आप मुझे याद नहीं, आपको याद है, अच्छी बात है। एक बार बात करो सर, ऐसे ऐसे ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है ना? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर, बहुत परेशानी हो रही है अभी सर। मैं 2008 में, मेरी प्रॉब्लम सुनो ना सर प्लीज। मैं 2008 में पेंशनर हुआ था जैकलाई ग्रुप से।